चलिए अब सेकंड चैप्टर शुरू करते हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन, रेसिडेंशियल स्टेटस। ये बड़ा आसान चैप्टर है, 2 पेज का छोटा सा क्यूट सा चैप्टर है, खत्म हो जाएगा। ठीक है, समझ लो 40 से 45 मिनट के अंदर पूरा का पूरा रेसिडेंशियल स्टेटस खत्म। चैप्टर छोटा है, चैप्टर क्यूट है, पर मिनिमम 4 नंबर लेके आता है, चाहे सीए हो, चाहे सीएस हो, चाहे सीएमए हो, कोई भी एग्जाम हो, मिनिमम 4 नंबर हर एग्जाम में आएगा, हर एक एग्जाम में। बेसिक कॉन्सेप्ट, रेसिडेंशियल स्टेटस, हाउस प्रॉपर्टी, ये 3 ऐसे चैप्टर्स है जो हर लेवल पे, हर एग्जाम में, हर एक अटेम्प्ट में आएगा। 4 नंबर मिनिमम। बेसिक कॉन्सेप्ट में तो क्या कैलकुलेशन है, सब आते हैं। ठीक है, हाँ चलो ओके शुरू करते हैं। तो अपने को जितने अपन ने चैप्टर 1 के अंदर पर्संस देख रखे हैं, इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन, लोकल अथॉरिटी, कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, सबका रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना है। और सबसे इंपॉर्टेंट है इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना। ठीक है, इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना। पहले ये समझ लो रेसिडेंशियल स्टेटस होता क्या क्या है। तो देखो रेसिडेंशियल स्टेटस में आप अगर रेसिडेंशियल स्टेटस की बात कर रहे हो तो एक तो पहले आप होते हो रेसिडेंट, ये आपको पता होगा, या फिर आप रहते हो नॉन रेसिडेंट। ठीक है, अब अगर रेसिडेंट रहा, मैं बात कर रहा हूं सिर्फ ओनली इंडिविजुअल एचयूएफ की, इंडिविजुअल या एचयूएफ की ही बात कर रहा हूं। बाकी लोग इंडिविजुअल एचयूएफ के अलावा जो बाकी लोग हैं वो एक तो रेसिडेंट रहेंगे या नॉन रेसिडेंट रहेंगे। बट इंडिविजुअल एचयूएफ में रेसिडेंट होने के बाद में भी और 2 आरओआर हो सकता है वो, या आरएनओआर हो सकता है। तो सबसे पहले तो अपने को चेक करना पड़ेगा, अपन बात कर रहे हैं अभी इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं। ठीक है, अपन बात कर रहे हैं अभी सबसे पहले इंडिविजुअल की। ठीक है, सबसे पहले अपने को चेक करना पड़ेगा इंडिविजुअल रेसिडेंट है या नहीं है। इंडिविजुअल रेसिडेंट है या नहीं है, उसके लिए कैसे पता करेंगे सर? उसके लिए दे रखी है आपको बेसिक कंडीशंस, 2 बेसिक कंडीशंस दे रखी है। दोनों में से एक भी बेसिक कंडीशन अगर आपने सेटिस्फाई कर लिया तो आप रेसिडेंट हो, बराबर। तो मैं आपको पूरा अभी एक है ना रोड मैप बता रहा हूं। इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, पहले तो अपने को चेक करना पड़ेगा वो रेसिडेंट है या नहीं है। अगर वो रेसिडेंट रहा तो फिर चेक करना पड़ेगा वो आरओआर है या आरएनओआर है। ठीक है, ओके चलो कम बैक टू चार्ट बुक। इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, बेसिक कंडीशंस, बेसिक कंडीशन, एनी वन बेसिक कंडीशन इज सैटिस्फाइड, आप रेसिडेंट हो। दोनों में से एक भी बेसिक कंडीशन आप सैटिस्फाई कर रहे हो तो आप रेसिडेंट हो। क्या बेसिक कंडीशन है सर? पहली बेसिक कंडीशन है जो प्रीवियस ईयर का रेसिडेंशियल स्टेटस आप निकाल रहे हैं, जो प्रीवियस ईयर का रेसिडेंशियल स्टेटस आप निकाल रहे हैं, उस प्रीवियस ईयर में इंडिया के अंदर आप कितने दिन रह रहे हो। टोटल नंबर ऑफ डेज इन विच पर्सन हैज स्टेड इन इंडिया 182 डेज या उससे ज्यादा है तो आप फर्स्ट बेसिक कंडीशन सैटिस्फाई करते हो। तो पहली बेसिक कंडीशन क्या है? टोटल स्टे इन इंडिया ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर ग्रेटर देन इक्वल टू 182 डेज। अगर ये पहली बेसिक कंडीशन से कोई बच गया तो दूसरी बेसिक कंडीशन में फंस सकता है। दूसरी बेसिक कंडीशन क्या है? प्रीवियस ईयर में 60 डेज और मोर, एंड लास्ट 4 प्रीवियस ईयर में 365 डेज। ठीक है, तो 2 बेसिक कंडीशन है, दोनों में से एक भी बेसिक कंडीशन आपने सेटिस्फाई कर लिया, आप रेसिडेंट हो। ठीक है, पहली बेसिक कंडीशन क्या है? प्रीवियस ईयर में 182 डेज। दूसरी बेसिक कंडीशन क्या है? प्रीवियस ईयर में 60 डेज एंड लास्ट 4 प्रीवियस ईयर में 365 डेज। ओके, ये 2 में से एक भी बेसिक कंडीशन आपने सेटिस्फाई कर लिया, आप रेसिडेंट हो। ठीक है, अब रेसिडेंट हो तो चेक करना पड़ेगा आरओआर हो या आरएनओआर। ठीक है ना, उसके लिए आपके पास आती है एडिशनल कंडीशन। ठीक है, अभी वो चार्ट बुक के सीक्वेंस में मत जाओ, मैं बोल रहा हूं वैसे पढ़ो। ठीक है, चार्ट बुक घर पे पढ़ लेना आराम से बैठ के, सो जाना उसके साथ। ठीक है, हाँ तो पहले चेक कर लिया रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट है, दोनों में से एक भी बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई कर लिया तो रेसिडेंट हो गया। अब अगर रेसिडेंट है तो चेक करना पड़ेगा आरओआर है या आरएनओआर है, उसके लिए 2 एडिशनल कंडीशन है। प्लस याद रखना दोनों की दोनों एडिशनल कंडीशन अगर आप सेटिस्फाई करते हो, दोनों की दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई करते हो तो ही आप आरओआर रहोगे। 2 में से एक एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई करा, एक नहीं करा, या दोनों भी नहीं करी तो आप आरएनओआर हो जाओगे। तो आरओआर होने के लिए दोनों की दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ता। क्या एडिशनल कंडीशन है? पहली एडिशनल कंडीशन है पिछले 7 साल में इंडिया के अंदर 730 डेज और मोर, पिछले 7 साल में 730 डेज और मोर। और दूसरी, पिछले 10 साल में से कोई भी 2 साल में आप रेसिडेंट होना। तो पिछले 10 साल में से कोई भी 2 साल आप रेसिडेंट होना। इसका भी एक क्वेश्चन मैं आपको कॉन्सेप्ट यूट्यूब पर डाल दूंगा, वो देख लेना। ठीक है, हाँ पिछले 10 में से कोई भी 2 साल। अब सर कौन सा आरओआर होना, ये रेसिडेंट मतलब कौन सा रेसिडेंट, आरओआर वाला या आरएनओआर वाला? बेसिक वाला, मतलब सिर्फ बेसिक कंडीशन चेक करनी है। ठीक है, अब मैं अगर 22-23 का प्रीवियस ईयर है, ठीक है, और मैं 22-23 का रेसिडेंशियल स्टेटस निकाल रहा हूं
तो पिछले 10 साल मतलब क्या, 21 से लेके उसके पीछे वाले साल, ठीक है ना। इस साल का स्टे नहीं देखना है क्योंकि इस साल का स्टे तो करंट हो गया, समझ रहे हो। तो पिछले 7 साल में 730 डेज और मोर, पहली एडिशनल कंडीशन। दूसरी, पिछले 10 में से कोई भी 2 साल में आप रेसिडेंट होना। तो अपने क्या करना पड़ेगा, इस साल में आदमी आरओआर है या नहीं है। जो प्रीवियस ईयर अपना चल रहा है 22-23, अपना प्रीवियस ईयर कौन सा चल रहा है 2022-23, ये 22-23 में आदमी आरओआर है या आरएनओआर है, इसके लिए अपने क्या करना पड़ेगा, इसके पिछले 10 साल, लास्ट 10 ईयर्स का उसका रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करना पड़ेगा। सर लास्ट 10 ईयर्स का रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे चेक करेंगे, अरे बेसिक कंडीशन लगा के है, मतलब पिछले 10 सालों को बेसिक कंडीशन लगानी पड़ेंगी अपने को। और इसका एक क्वेश्चन मैंने कौन से बुक में भी दे रखा है, क्वेश्चन बैंक में तो कितने क्वेश्चन होंगे, ठीक है। अगर दोनों की दोनों एडिशनल कंडीशन आप सेटिस्फाई करते हो तो आप कौन हो, आप कौन हो, दोनों की दोनों एडिशनल कंडीशन आप सेटिस्फाई करते हो तो आप कौन हो, आरओआर। दोनों में से एक करा है 0 करा तो आप आरएनओआर, डन है, ओके। अब ये तो नॉर्मल कंसेप्ट हो गए, ये मैंने आपको बता दिया इन जनरल ऐसा होता है। पहले एक आदमी रहता, ठीक है, मतलब मेरी बात कर लो, मैं नॉर्मल आदमी हूं यार, ठीक है ना, तो मैं कोई अलग, मेरा कुछ लफड़ा नहीं है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन वगैरह मैं कुछ नहीं हूं, इंडियन सिटीजन हूं, सिंपल है, ठीक है। तो मैं रेसिडेंट हूं कि नहीं हूं, पहले क्या करूंगे, दोनों में से एक बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई करा, रेसिडेंट हूं, फिर एडिशनल कंडीशन लगाऊंगे, आरओआर है या आरएनओआर है चेक करूंगे, एडिशनल कंडीशन दोनों की दोनों सेटिस्फाई करा तो आरओआर, दोनों की दोनों में से एक करा या नहीं करा तो आरएनओआर, बराबर। अब ये स्पेशल केसेस वाले पॉइंट्स, 3 टाइप के लोग ऐसे हैं जिनको सेकंड बेसिक कंडीशन लगती नहीं, 3 टाइप के लोग ऐसे हैं जिनको सेकंड बेसिक कंडीशन लगता ही नहीं। हाँ मतलब सर फिर ये लोग क्या रेसिडेंट नहीं होते, अरे होते हैं, बट ये रेसिडेंट तभी होते हैं जब ये पहली कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं, और पहली कंडीशन क्या है 182 डेज और मोर वाली। तो ये 3 लोग कौन है जिनको सेकंड बेसिक कंडीशन नहीं लगती। पहला, इंडियन सिटीजन जो इंडिया के बाहर जा रहा है एज अ मेंबर ऑफ क्रीव, एज अ मेंबर ऑफ क्रीव मतलब जहाज में क्रीव में, इंडियन शिप के क्रीव में काम करने जा रहा है, इंडियन शिप के क्रीव में काम करने जा रहा है। दूसरा, इंडियन सिटीजन जो इंडिया के बाहर जा रहा है फॉर एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, जॉब करने हो, खुद का बिजनेस डालने हो। और तीसरा, इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो इंडिया के अंदर विजिट के लिए आ रहा है। विजिट का पर्पस कुछ भी हो सकता है, बोले मेरी पुरानी डाव थी मिलने आया, चलता, कोई आपत्ति नहीं है। विजिट किसके लिए होना, विजिट का पर्पस नहीं पूछा है ना बताया है, ठीक है। तो ये 3 लोग ऐसे हैं जिनको सेकंड बेसिक कंडीशन नहीं लगती, मतलब ये तभी रेसिडेंट होंगे जब ये फर्स्ट बेसिक कंडीशन मतलब 182 डेज इंडिया में रहेंगे तभी, मतलब इनको थोड़ा रिलैक्सेशन दिया गया है। 3 टाइप के लोग हैं, कौन से, पहला मेंबर ऑफ क्रीव, दूसरा लिविंग इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, और तीसरा इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो इंडिया के अंदर विजिट के लिए आ रहा है, मतलब रहता कहीं बाहर है और अपनी मिट्टी की खुशबू लेने आ गया ऐसा। और ये जो रिलैक्सेशन है ना, ये सिर्फ इंडियन सिटीजन को है, सिर्फ थर्ड वाले रिलैक्सेशन में पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन भी दिया गया है। इसका मतलब क्या है, सुनो अब, इसका मतलब अगर कोई इंडिया का सिटीजन नहीं है और वो इंडिया में ही रह रहा है तो उसको ये एक्सेप्शन नहीं है, समझ रहे हो क्या। ये एक्सेप्शंस किसको है, ये रिलैक्सेशंस किसको है, जो इंडिया का सिटीजन है, इंडिया सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, समझे। एज अ मेंबर ऑफ क्रीव, एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया और कम्स ऑन अ विजिट टू इंडिया, ये 3 केस। अब इसके मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए थे जो एमसीक्यूज में भी आए हुए होंगे कि मेंबर ऑफ क्रीव है बट वो शिप में बाहर नहीं जा रहा है, उसकी शादी हुई, वो हॉलीडेज के लिए बाहर जा रहा है, हनीमून के लिए बाहर गया, तो तब उसको एक्सेप्शन में नहीं आएगा, तब सेकंड बेसिक कंडीशन लगेगी। एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया मतलब इंडिया के बाहर काम करने जा रहे हैं, आपका काम इंडिया में है और उस काम के सिलसिले में आप बाहर जा रहे हो तो आपको सेकंड बेसिक कंडीशन का एक्सेप्शन नहीं है, बराबर है, हाँ ओके। अब फाइनेंस एक्ट 2020 2 अमेंडमेंट ले आया था, फाइनेंस एक्ट 2020 2 अमेंडमेंट ले आया था। ये पहली अमेंडमेंट है, ये दूसरी अमेंडमेंट है, और ये दोनों अमेंडमेंट बेहतरीन इंपॉर्टेंट है। इसका अपन ने क्वेश्चन करा है ब्रेटली वाला, ठीक है, इसका अपन ने एक ब्रेटली वाला क्वेश्चन करे हुआ है कॉन्सेप्ट बुक के अंदर, ठीक है। अब ये पहली अमेंडमेंट क्या कहती है, देखो अपन ने अभी पढ़ा सेकंड बेसिक कंडीशन नॉट एप्लीकेबल, पढ़ा ना, किनको किनको सेकंड बेसिक कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होती, पहला दूसरा, ठीक है, पहला वाला दूसरा वाला, ये वैसा का वैसा, वैसा का वैसा। ये जो थर्ड वाला पॉइंट है ना, ये थर्ड वाला पॉइंट क्या था, इंडियन सिटीजन,
इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो विजिट टू इंडिया पे आ रहा है, विजिट टू इंडिया, जो इंडिया के अंदर विजिट के लिए आ रहा है, उसको सेकेंड बेसिक कंडीशन एप्लीकेबल है क्या? अरे बोलो, सेकेंड बेसिक कंडीशन नॉट एप्लीकेबल है। बट कहता है, अभी अमेंडमेंट लाया फाइनेंस एक्ट 20 ने कि बोले हम इनको भी एप्लीकेबल करना चाहते हैं, इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन उनको भी एप्लीकेबल करना चाहते हैं। और ये दंगे हो गए थे बहुत। फिर इनको दो पार्ट में डिवाइड करा, इनको दो पार्ट में डिवाइड करा। एक जिसका टोटल इनकम लेस देन इक्वल्स टू 15 लाख है और जिसका टोटल इनकम ग्रेटर देन 15 लाख है। याद आया कुछ आपको? इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जिसका इंडियन सोर्स, जिसका इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स, फॉरेन सोर्स के अलावा वाला इनकम, मतलब इंडियन सोर्स का इनकम ना, जिसका इंडियन सोर्स का इनकम 15 लाख रुपए या उसके ऊपर है। देखो ये एक बार इसको पढ़ो, जल्दी से पढ़ो। इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हैविंग टैक्सेबल इनकम ग्रेटर देन 15 लाख ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स, ये फॉरेन सोर्स के अलावा वाली इनकम। अरे फॉरेन सोर्स के अलावा वाली इनकम मतलब कौन सी? इंडियन सोर्स की इनकम। उसको सेकेंड बेसिक कंडीशन लग रही है। सुनो, अगर आपकी टोटल इनकम 15 लाख के नीचे है तो आपको 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 अमेंडमेंट नॉट एप्लीकेबल है। ये जो अमेंडमेंट आया था ना, वो नॉट एप्लीकेबल है। अमेंडमेंट क्या आया था? अमेंडमेंट क्या आया था पहले ये समझो। अमेंडमेंट क्या आया? अमेंडमेंट ये आया था कि इनको सेकेंड बेसिक कंडीशन लगेगा। मेरे तरीके से समझो, पहले समझना आसान हो जाएगा। सेकेंड बेसिक कंडीशन लगेगा, बट लोगों ने दंगे कर दिए तो बोले मॉडिफाई करके, मॉडिफाइड। और उसमें क्या मॉडिफिकेशंस करे थे? उसके अंदर मॉडिफिकेशंस क्या करे थे? सेकेंड बेसिक कंडीशन क्या था? प्रीवियस ईयर में 60 डेज और दूसरा था लास्ट 4 प्रीवियस ईयर में 365 डेज। तो ये प्रीवियस ईयर का जो 60 डेज है ना, 60 की जगह 120 कर दिया। बोले अगर आप 120 डेज इंडिया में हो तो आपको हम RNOR मानेंगे। क्या मानेंगे? RNOR मानेंगे। ये अमेंडमेंट है। और ये अमेंडमेंट सबका एप्लीकेबल है क्या? नहीं। ये अमेंडमेंट इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो इंडिया के अंदर विजिट के लिए आ रहा है प्लस जिसका इनकम 15 लाख के ऊपर है उसको ही एप्लीकेबल है। मतलब अगर कोई ऐसा इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है जिसका जो इंडिया में विजिट पे तो आ रहा है बट उसका टोटल इनकम 15 लाख रुपए या उससे नीचे है तो उसको यह अमेंडमेंट एप्लीकेबल नहीं है। अमेंडमेंट एप्लीकेबल नहीं है मतलब क्या हुआ? दैट इज उसको सेकेंड बेसिक कंडीशन भी नहीं लगता। समझा? तो क्या सर ऐसा इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो विजिट के लिए आ रहा है क्या उसको कभी रेसिडेंट हो ही नहीं सकता? क्या हो सकता ना, अगर वो पहली बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई करे तो उसको सेकेंड बेसिक कंडीशन नहीं लगेगी। देखो सिंपल है, इनको क्या करना था, ऐसे लोग इंडिया में विजिट पे आ रहे, ठीक है, जिनकी इंडिया से इनकम हो रही है, जैसे इंडिया इनकम फ्रॉम बिजनेस कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया, ठीक है, अब ये बाहर रहते तो गवर्नमेंट को उनसे टैक्स देना। अब ये लोग रहते थे नॉन रेसिडेंट, क्यों? क्योंकि 180 दिन ये इंडिया में रहते नहीं है और सेकेंड बेसिक कंडीशन इनको लगती नहीं है, तो गवर्नमेंट ने बोला हम तुमको सेकेंड बेसिक कंडीशन लगाएंगे, तो दंगे मच गए। फिर गवर्नमेंट ने क्या करा? गवर्नमेंट ने चेंज करा, बोले सेकेंड बेसिक कंडीशन लगाएंगे बट जो प्रीवियस ईयर का टाइम है ना 60 दिन का, उसको 120 करके लगाएंगे। उसको क्या करके लगाएंगे? 120 करके लगाएंगे। मतलब अब ऐसा सिचुएशन है कि अगर कोई इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का है, ध्यान से सुनो मेरी बात, अब सिचुएशन ऐसा है कि कोई इंडियन सिटीजन है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का है जिसका टोटल इनकम 15 के ऊपर वाला है, 15 के नीचे वालों को तो छोड़ दिया, इनको सेकेंड बेसिक कंडीशन नहीं लगती। ये कब रेसिडेंट रहेंगे? जब ये 182 डेज या उससे ज्यादा ही इंडिया में, इनको सेकेंड बेसिक कंडीशन लग ही नहीं रहा है, ठीक है। अब जिनका टोटल इनकम इंडियन सोर्स का, कौन सा टोटल इनकम? इंडियन सोर्स का, इंडियन सोर्स का बता दो पूरा डिटेल में पढ़ के, जिनका इंडियन सोर्स का टोटल इनकम 15 के ऊपर है उनको सेकेंड बेसिक कंडीशन लगता है, बट मॉडिफाइड वाला। और मॉडिफाई क्या करा है कि 60 के जगह 120 करा है, ठीक है। तो अब क्या हो गया? पहले ऐसे लोग जिनका इंडियन सोर्स का इनकम 15 के ऊपर जा रहा है
वो चाहे 181 डेज में इंडिया में रहते थे ना तो नॉन रेसिडेंट रहते थे। क्यों? क्योंकि फर्स्ट बेसिक कंडीशन वो सेटिस्फाई नहीं करते, 181 डेज है, और सेकंड बेसिक कंडीशन उनको लगती ही नहीं थी। समझ रहे हो क्या? तो ऐसे लोग जो है तो इंडिया सिटीजन पर अब बाहर जाके सेटल हो गए, इंडिया में रहते नहीं है पर है इंडियन सिटीजन, या इंडियन सिटीजन नहीं भी है पर इंडियन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, ये फायदा ले लेते कि इनको सेकंड बेसिक कंडीशन लगती नहीं थी। ये तो बराबर 181 डेज रहेगा इंडिया में। 181 डेज मतलब आधे दिन हो गए ना रे, आधे दिन इंडिया में रह के भी कोई टैक्स नहीं भर रहा है, नॉन रेसिडेंट का स्टेटस आ गया। समझ रहे हो? और दिक्कत क्या है ये भी बताता हूं, अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। ठीक है, तो अब क्या बोलते हैं सुनो। अब अगर कोई ऐसा इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है जिसकी टोटल इनकम, कौन सी टोटल इनकम? अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स, अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स, मतलब इंडियन सोर्स की इनकम। इंडियन इनकम और इंडियन सोर्स की इनकम में फर्क है। इंडियन इनकम मतलब जो इंडिया में रिसीव हुई है या इंडिया में अक्रू हुई है। इंडियन सोर्स की इनकम मतलब जरूरी नहीं है इंडिया में रिसीव या अक्रू होना। इंडियन सोर्स की इनकम में दो इनकम्स आती है। पहला, बिजनेस कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, ऐसा बिजनेस जो है तो इंडिया के बाहर, और दूसरा भैया प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया। ये अपन ने पढ़ा है RNOR के केस में, ठीक है ना। ये दो इनकम्स है। अब ये दो इनकम्स ऐसी है जो इंडियन सोर्स की है, और इन्हीं दो इनकम पे टैक्स लगाने की बात चल रही थी। इन्हीं दो इनकम पे टैक्स लगाने के लिए उसको अपने को रेसिडेंट बनाना है। क्यों सर? अरे अगर नॉन रेसिडेंट भी रहा तो इंडियन इनकम पे तो टैक्स लगता है यार। नॉन रेसिडेंट भी रहा तो इंडियन इनकम तो सबको टैक्सेबल है। तो अपने को ये दो ही इनकम की दिक्कत थी, क्योंकि ये दो इनकम ऐसी है जो सिर्फ रेसिडेंट को टैक्सेबल होती है या RNOR को भी होती है। बराबर है ना? अरे हाँ कि ना? तो अब ऐसा इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जिसकी टोटल इनकम लेस देन 15 लाख है, उसकी तो बात ही नहीं कर रहे। उसको तो सेकंड बेसिक कंडीशन लगती नहीं है, और वो रेसिडेंट तभी रहेगा जब वो फर्स्ट बेसिक कंडीशन मतलब 182 डेज इंडिया में रहता है। बट ऐसे इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जिनका टोटल इनकम 15 लाख के ऊपर का है इंडियन सोर्स से, ठीक है, अब उनको ये अमेंडमेंट एप्लीकेबल होंगी। क्या? उनको सेकंड बेसिक कंडीशन लगेगा, बट मॉडिफाइड वाला। तो मॉडिफाइड क्या करा है? तो 60 की जगह 120 डेज का, ठीक है, और लास्ट 4 ईयर में 365 डेज वैसा का वैसे ही है। अगर ये दोनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो ये क्या हो जाएगा? अगर सेकंड बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई कर लिया तो रेसिडेंट होता है। वैसे तो रेसिडेंट होगा ना, बेसिक कंडीशन चेक कर रहे हैं तो। अब बेसिक कंडीशन चेक करने के बाद एडिशनल कंडीशन लगाओगे आप, फिर वो एडिशनल कंडीशन दोनों सेटिस्फाई कर लिया तो ROR बनते? नहीं नहीं, ये लोग रेसिडेंट तो होते हैं बट हमेशा RNOR ही रहेंगे। और हमने देखा था कि RNOR को इंडियन इनकम टैक्सेबल होती है, साथ ही साथ में ये दो फॉरेन इनकम भी टैक्सेबल होती है, क्योंकि ये इनकम वैसे तो फॉरेन इनकम है बट इनका सोर्स इंडिया का है। मैंने आपको बताया था जड़ें तो इंडिया में बनी है ना। एक लॉयर का एग्जांपल दिया था जिसने प्रोफेशन चालू यहां करा है बट अब वो बाहर प्रैक्टिस करता है। समझा क्या? तो जड़ें तो यहां बनी है तो पैसा तो देना पड़ेगा, तुमको टैक्स देना ही पड़ेगा। समझे? हाँ। अब देखो क्या बोलते हैं, इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जिसका टैक्सेबल इनकम इज 15 लाख से ऊपर ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। कौन सा? अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स, फॉरेन सोर्स के अलावा वाला, ठीक है, मतलब इंडियन सोर्स का इनकम। ये बताता हूं बाद में, यहां पे डेफिनेशन दे रखी है। विल बी ट्रीटेड एज रेसिडेंट इफ, पहला पॉइंट क्या है? 182 डेज से ज्यादा के लिए इंडिया में। अरे यार 182 डेज में तो वैसे ही फर्स्ट बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई कर लिया, और सेकेंड लास्ट 4 years 365 डेज एंड 120 डेज इन प्रीवियस ईयर, 120 डेज इन प्रीवियस ईयर। समझा? अब सर ये फॉरेन सोर्स, मीनिंग ऑफ इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स में क्या आता है? इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स के अलावा बोला है ना। देखो देखो देखो, देखो इधर ध्यान से, इधर देखो, स्क्रीन पे देखो पहले। अदर देन मतलब इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स के अलावा, तो अपने को पहले पता होना चाहिए फॉरेन सोर्स में क्या आता। फॉरेन सोर्स में क्या आता? इनकम विच अक्रूज और अराइजेस आउटसाइड इंडिया, जो इंडिया के बाहर अक्रू या अराइज हो रही है। जो इंडिया में अक्रू नहीं हुई ऐसा भी नहीं मानते, एक्सेप्ट ये दोनों को छोड़ के। मतलब ये दोनों फॉरेन सोर्स में आती क्या? नहीं। ये दोनों इनकम फॉरेन सोर्स में आती क्या? नहीं ना। क्या लिखा है ना? एक्सेप्ट। और जो फॉरेन सोर्स में नहीं आती है
वो इंडियन सोर्स हो गई है। तो ये दोनों इनकम के ही लिए इतनी लड़ाई चल रही थी, ये दो ही इनकम के लिए इतनी लड़ाई चल रही थी। मैं बताता हूं कैसे, देखो समझो। अगर आदमी रेसिडेंट रहा तो क्या होता है, उसको इंडियन इनकम पे भी टैक्स लगता है प्लस उसको फॉरेन इनकम पे भी टैक्स। आदमी अगर नॉन रेसिडेंट रहा तो क्या फर्क पड़ता, इंडियन पे तो टैक्स लगता ही है सर, उसको कोई आपत्ति नहीं है, फॉरेन इनकम पे टैक्स नहीं लगता। ठीक है, अब अगर सुनो 180 डेज है आदमी, आरएनओआर का क्या रहता है सर, आरएनओआर का देखो सर, इंडियन इनकम पे तो सबको टैक्स लगता, तो अपनी लड़ाई जो है ना रेसिडेंट है कि नहीं है, ये इंडियन इनकम के लिए चल ही नहीं रही है, ये फॉरेन इनकम के लिए चल रही। प्लस आरएनओआर को ओनली 2 फॉरेन इनकम्स आर टैक्सेबल। अभी जो बताई मैंने वो बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया, बिजनेस इंडिया में होना जरूरी नहीं है, इंडिया से कंट्रोल हो रहा है, ये फॉरेन इनकम है। क्यों? क्योंकि बिजनेस इंडिया के बाहर है, पैसा भी इंडिया के बाहर आ रहा है, तो वैसे तो फॉरेन इनकम होगी, बट क्योंकि ये बिजनेस इंडिया से कंट्रोल हो रहा है तो इसको इंडियन सोर्स की इनकम कहते हैं, समझे, जड़े इंडिया में। और सारी पूरी लड़ाई चल रही थी ये 2 फॉरेन इनकम्स के लिए। अब सोचो, सुनो मेरी बात सुनो, किसी की इनकम 15 लाख के ऊपर है इंडियन सोर्स की, ठीक है, और वो इंडिया में रहता है 150 दिन, तो अमेंडमेंट के पहले क्या हुआ होगा, 150 दिन रह रहा है, मतलब ये सेकंड बेसिक कंडीशन लगती नहीं है इसको, ये विजिट पे आ रहा है ना, इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कमिंग ऑन अ विजिट टू इंडिया, इसको क्या हो रहा है, सेकंड कंडीशन लग नहीं रही है, और पहली इसने सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये कौन हो गया, नॉन रेजिडेंट। अब नॉन रेजिडेंट है तो इंडियन पे तो टैक्स भर ही रहा है, सिर्फ फॉरेन इनकम पे टैक्स नहीं भर रहा है, और क्योंकि ये फॉरेन इनकम पे टैक्स नहीं भर रहा है, वो जो बिजनेस वाली इनकम है और दूसरा वो जो प्रोफेशन वाली इनकम है ना, उस पे भी बच जा रहा है वो आगे ना। तो अपने को चाहिए था अपन इनको रेसिडेंट बनवा दे, क्यों, ताकि ये 2 इनकम पे ये टैक्स भर दे। तो अपन ने क्या करा, अपन ने बोला भैया तुमको सेकंड बेसिक कंडीशन लगेगा। अभी अमेंडमेंट के बाद अब ये आदमी 150 दिन रह रहा है, तो ये कौन बन जा रहा है, रेसिडेंट बन जा रहा है। अब रेसिडेंट बनाने के बाद अगर इसको एडिशनल कंडीशंस लगाए ना, तो अगर ये आरओआर बन गया गलती से, तो इसकी पूरी की पूरी फॉरेन इनकम पे टैक्स लगेगा। ये कह रहा है भैया मैं उंगली दे रहा हूं, तुम कान में सुसु मत करो मेरे, समझ रहे हो, चढ़ के। तो बोलते हैं आरएनओआर, इसलिए बोल रहे हैं कि आरएनओआर ही मानेंगे। क्यों? क्योंकि आरएनओआर माना ना तो सिर्फ 2 ही फॉरेन इनकम पे टैक्स लग रहा है जिसका सोर्स इंडिया में। समझ रहे हो क्या बात को? अब हो गया इंसाफ। अब ये तुमको जब मैंने मेन में पढ़ाया ना उससे ज्यादा अच्छे समझ में आया होगा, क्योंकि ये दूसरी बार हो रहा है। पहली बार तुमने क्या हाथ बढ़ लिया मेरे को। ठीक है, हाँ, डीम्ड रेसिडेंट। अब ये एक और खतरनाक है, सेक्शन 6(1) कैपिटल ए, डीम्ड रेसिडेंट। ये भी उनके लिए है जो इंडियन सिटीजन है प्लस जिसका इंडियन सोर्स का इनकम 15 लाख के ऊपर है। ठीक है, इंडिविजुअल बीइंग एन इंडियन सिटीजन। यहां पे पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन नहीं आता 6(1) के अंदर। 6(1) इज नॉट एप्लीकेबल फॉर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। डिफरेंस समझो, यहां पे लिखा था पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, यहां पे नहीं लिखा है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। समझे? टैक्सेबल इनकम 15 लाख के ऊपर है प्लस जो आदमी खुद अपने देश में टैक्स नहीं भर रहा है, एंड ही इज नॉट लायबल टू पे टैक्स इन एनी अदर कंट्री बाय वर्च्यू ऑफ हिज डोमिसाइल रेसिडेंट। अरे वही एग्जांपल, जो किसी की नहीं है वो मेरी है। तो अगर जो देश में देखो इंडियन सिटीजन है, मतलब है अपने इंडिया का आदमी, समझा, पर इंडिया में नॉन रेसिडेंट है, इंडिया में आता नहीं है। सागर समझ लो कुछ टाइम बाद दुबई में चले गया, ठीक है, दुबई इज अ टैक्स हेवन, पैसे कमा रहा है दबा के, पर जो बिजनेस है ना उसका यहां से इंडिया से कंट्रोल हो रहा है। गवर्नमेंट को टैक्स तो मिलना चाहिए, पर ये तो नॉन रेसिडेंट है, तो इसको बोले चिंता वाली बात नहीं है, आप इंडियन सिटीजन हो। बोले हाँ। क्या आप जिस देश में रह रहे हो वहां पे टैक्स भर रहे हो? बोले ना, टैक्स हेवन है हमारा देश, वहां पे टैक्स नहीं लगता। बोले कोई बात नहीं, आप हमारे रेसिडेंट हो। बोले मैं नहीं हूं। बोले हमने मान लिया भाई, अब हमने मान लिया। अब सर ऐसा थोड़ी चलता है, तो फिर आप एक काम करो ना, अपनी सिटीजनशिप छोड़ दो, दुबई के सिटीजन बन जाओ। वो देते नहीं तुमको, वो देते नहीं तुमको, और कहीं तो सिटीजन रहना पड़ेगा ना।
वो देते नहीं तुमको। तो यहां पे समझे दिक्कत क्या है? ये फायदे, मौके का फायदा उठा के जो लोग बाहर रह रहे, जिन्होंने प्रोफेशन सेटअप यहां करा था पर अब बाहर जाके सेटल हो चुके, उनसे भी उस इनकम पे टैक्स लिया जा रहा है। समझ रहे हो? तो ये इनको सर, इनको भी 120 दिन के लिए इंडिया में आना पड़ता कि नहीं? इनको इंडिया में आने की कोई जरूरत नहीं है, इनको इंडिया में आने की कोई जरूरत नहीं है। बात खत्म, पैसा हजम। आप बस वहां पे टैक्स नहीं भरना हो ना, बोले हाँ ठीक है आप हमारे हो, बोले मैं मिलूंगा नहीं आके, अबे मत मिल, टैक्स दे देना। और इनको भी RNORE माना गया है, इनको भी RNORE मानते हैं। मतलब इनकी भी कौन सी इनकम पे टैक्स लगेगा? वही दो वाली इनकम, बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया। डन है? कोई आपत्ति? ऑनलाइन वाले बच्चे चलो ठीक है। यहां अपना इंडिविजुअल का ऑलमोस्ट हो गया, सिर्फ एक रूल बचा है। ठीक है, तो नॉर्मल इंडिविजुअल के केस में पहले दो बेसिक कंडीशन देखेंगे और फिर दो एडिशनल कंडीशन देखेंगे। ये एडिशनल कंडीशन के नीचे ये वाली चीज लिखी गई है, कौन सी? कि अगर किसी की इनकम 15 लाख के ऊपर है और वो इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है तो वो हमेशा RNOR रहेगा। अब ये जो मैंने आपको पढ़ाया ना, ये वाली चीज समझाई ना, इस चीज को एक और चीज से ध्यान में रखो। अगर कोई इंडियन सिटीजन है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जिसका इंडियन सोर्स का इनकम इज ग्रेटर देन 15 लाख, ठीक है, तो नंबर ऑफ स्टे, इंडिया के अंदर का स्टे, नंबर ऑफ डेज इन इंडिया एंड स्टेटस। ठीक है, अगर यह आदमी लेस देन 120 डेज इंडिया में है तो ये फर्स्ट बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा, सेकंड लग रही है पर वो भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो ये आदमी हो गया नॉन रेसिडेंट। कोई आदमी 120 डेज से लेके तो 181 डेज तक इंडिया में है तो ये फर्स्ट बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा, सेकंड बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, इसीलिए वो RNOR है। और अगर कोई आदमी 182 डेज या उससे ऊपर इंडिया में है तो वो आदमी इंडिया का रेसिडेंट है। और यहां पे आपको एडिशनल कंडीशन लगा के चेक करना पड़ेगा कि वो RNOR है या ROR है। समझे क्या? गॉट। और ये सर ये टेबल बना लेते अभी, क्लास के अंदर भी तुमने बनाया ही था, मेन क्लास के अंदर, वो बुक का है पता नहीं तुमको। ठीक है, तो ये ध्यान में रखो, ये ध्यान में रखो। ठीक है, ये बना लो इसको, एक काम करो, ये पूरा वीडियो पॉज कर लो, इसको बना लो। ये दिख रहा होगा ना? ये बनाओ, इसको लिखो जल्दी से। ठीक है, लिखो इसको जल्दी से, लिखो बढ़िया से, आराम से। यश नेहरे सर, रेसिडेंशियल के चैप्टर से कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं? सर अगर मेरे को ऐसे पता होता था तो मैं पागल हूं, इनको 8 लेक्चर पढ़ाता था। हाँ सर, है ना? हाँ यश, हाँ देखो मेरे भाई ने बताया अभी कि यहां मैं अपना एडवर्टीजमेंट कर सकता था। बेटा एक काम करो, मेरी क्वेश्चन बैंक खरीद लो, उसमें से ही सारा कुछ एग्जाम में आता है। ऐसा छोटा करके दिया है ना थोड़ा सा। लिखो चलो, अब बचाओ बाद में लिख लेना। ठीक है,
चलिए बचा हुआ बाद में लिख लेना, हो गया। अब एक रूल 126 आता है, याद है आपको रूल 126 मेंबर ऑफ क्रीम्स के लिए? क्या बोलता है? अगर कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट है, ज्वाइनिंग से लेके साइनिंग ऑफ तक का डेज आप इंडिया में नहीं हो, ज्वाइनिंग से लेके, रूल 126 क्या कहता है बताओ? रूल 126 कहता है जब से आपने वो शिप ज्वाइन करा है, ज्वाइनिंग से लेके साइनिंग ऑफ तक का डेट आप इंडिया में नहीं हो, ये आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। फिर ज्वाइनिंग से लेके साइनिंग ऑफ तक के आपको नंबर ऑफ डेज निकालने हैं, बराबर? ये नंबर ऑफ डेज आप इंडिया में नहीं हो, तो फिर इंडिया में कितने दिन हो? टोटल डेज, मतलब आपको 365 में से ये डेज माइनस कर देना है। जैसे अगर आप शिप पे हो 200 दिन, ज्वाइनिंग से लेके साइनिंग ऑफ तक 200 दिन आते हैं, तो 365 में से 200 माइनस कर दो, 165 डेज आप इंडिया में हो, मतलब आप फर्स्ट बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करते। और क्योंकि आप मेंबर ऑफ इंडियन क्रीब हो, सेकंड बेसिक कंडीशन आपको लगती नहीं है, मतलब आप हो गए नॉन रेसिडेंट। मिस्टर आनंद वाला क्वेश्चन। हाँ सर, अभी क्वेश्चन बैंक करेंगे ना क्लास के बाद में आके ताजा ताजा, तो इतने अच्छे से बनेगा ना कि क्या बताऊं। 6 दिन ऐसे समझ लो कि भैया ये खत्म कर देना है, 100 में से 80 नंबर आएंगे फिर तुम, अगर ये पोटेंशियल रखते हो तो की बात, ठीक है चलेगा। अब हो गया ये तो इंडिविजुअल का खत्म। अब एचयूएफ का क्या करना है सर? तो पहले चेक करना पड़ेगा एचयूएफ में भी आरओआर आरएनओआर हो सकता है। अरे एचयूएफ में भी आरओआर आरएनओआर हो सकता है ना? हाँ, तो पहले क्या करना पड़ेगा? अपने को चेक करना पड़ेगा एचयूएफ रेसिडेंट है कि नहीं है। उसके लिए अपन देखेंगे कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। अगर थोड़ा भी कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इंडिया में है तो एचयूएफ रेसिडेंट है। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इज होली और पार्टली इन इंडिया, रेसिडेंट है। पूरा का पूरा इंडिया के बाहर है तो एचयूएफ नॉन रेसिडेंट है। ठीक है, क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा लैंग्वेज से कि भैया करता इंडिया में है या अभी उसके बच्चे अफेयर संभाल रहे हैं तो वो बच्चे इंडिया में है तो कंट्रोल इंडिया में हो गया, बराबर है। कंट्रोल अगर थोड़ा भी इंडिया में है तो एचयूएफ रेसिडेंट हो गई। और अगर एचयूएफ रेसिडेंट है तो फिर चेक करना पड़ेगा आरओआर है या आरएनओआर है। कैसे पता चलेगा एचयूएफ आरओआर है या आरएनओआर है? सर आपको कर्ता का रेसिडेंशियल स्टेटस नहीं, कर्ता पे एडिशनल कंडीशंस लगानी है, क्योंकि हो सकता है कर्ता नॉन रेसिडेंट होने के बावजूद भी दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई करे। सर ये कैसे पॉसिबल है? समझो कि कर्ता इस साल के पहले दिन इंडिया के बाहर चले गया, इसके पहले कभी इंडिया के बाहर नहीं गए हुआ है, तो करंट ईयर का रेसिडेंशियल स्टेटस नॉन रेसिडेंट है, एक ही दिन इंडिया में था, ना पहली ना दूसरी, और पिछले 7 साल पूरा इंडिया में था 365 दिन, तो दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। तो केस हो सकता है कि कर्ता नॉन रेसिडेंट होने के बावजूद भी एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई करे। तो इसलिए मैं कहता हूं कि हमेशा कर्ता जो है उसका रेसिडेंशियल स्टेटस मत देखो, उस पर एडिशनल कंडीशन लगाना है आपको। चेक एडिशनल कंडीशन ऑन कर्ता। अगर कर्ता दोनों की दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो एचयूएफ आरओआर है, और कर्ता अगर दोनों में से एक या 0 एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई करता तो एचयूएफ आरएनओआर। गॉट इट? ओके। अगला कंपनी का क्या है? कंपनी रेसिडेंट कब होती है सर? तो देखो पहला इंडियन कंपनी हमेशा रेसिडेंट होती है, इंडियन कंपनी हमेशा रेसिडेंट होती है, बराबर है। इंडियन कंपनी इज ऑलवेज रेसिडेंट। फॉरेन कंपनी कब? फॉरेन कंपनी तभी रेसिडेंट होती है जब उसकी कविता, जब वो अपनी कविता हमारे पास छोड़ गई है। फॉरेन कंपनी की पोएम प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट अगर इंडिया में है तो फॉरेन कंपनी नॉन रेसिडेंट है, बराबर। क्या फॉरेन कंपनी में आरओआर आरएनओआर का है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। फिर पार्टनरशिप फर्म, एओपी, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन, सेम कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट थोड़ा भी इंडिया में रहना, इतना भी, तिन्ना सा भी 1% भी, तो रेसिडेंट है, बात खत्म। ठीक है, पूरा का पूरा कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इंडिया के बाहर है तो ही नॉन रेसिडेंट। गॉट इट? ओके। ये एक सर्कुलर दे रखा है नॉन रेसिडेंट सी फेरर का। नॉन रेसिडेंट सी फेरर कौन होता है सर? वो आदमी जो समुद्र में घूमते रहता। नॉन रेसिडेंट सी फेरर मतलब वो आदमी जो समुद्र में घूमते रहता। अब उसका सैलरी एनआरई अकाउंट, नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट में अपन ने जमा करवाया, ठीक है, उसके एम्प्लॉयर ने जमा करवाया। वो सर्विस कहीं और दे रहा है, समुद्र में सर्विस दे रहा है। अब क्या हो गया, उस टाइम पे वो इंडिया में था, इसलिए इंडिया में जो एनआरई अकाउंट है उसका, उसमें जमा करवाया। अरे घूमते घूमते इंडिया के बाजू में आया, पैसों की जरूरत पड़ी तो इंडिया के जो अंदर एनआरई अकाउंट है उससे पैसे निकाल लिए। तो उसको बोल दोगे क्या कि तेरे पैसे इंडिया में अक्रू हुए हैं, रिसीव हुए हैं, भाग यहाँ से। वो बोलेंगे पानी के अंदर का पैसा है मेरे,
तो उसके लिए क्लैरिफिकेशन दी हुआ है कि एनआर नॉन रेसिडेंट सीफेरर है, तो जस्ट बिकॉज इंडियन बैंक में उसका पैसा, उसका सैलरी आया है तो उसको इंडिया में अक्रू करा ऐसा नहीं मानेंगे और उस पर टैक्स नहीं लगेगा इंडिया के अंदर। समझा? ये रीड वंस वाला पॉइंट है, ये रूल 126 है। फिर कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है। सर ये जो 182 डेज की बात कर रहे थे अपन, 60 डेज इन इंडिया, 182 डेज इन इंडिया, कंटिन्यूस रहना जरूरी है क्या? नहीं, आप खेलते रहो, 2 दिन इंडिया बाहर, 1 दिन बाहर, 2 दिन इंडिया 1 दिन पटाया, 2 दिन इंडिया 1 दिन बैंकॉक, 2 दिन इंडिया 1 दिन कराबी, 2 दिन इंडिया 1 दिन कहीं और, ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। कंटिन्यूस स्टे जरूरी नहीं है, टोटल पीरियड देखना है। डेट ऑफ अराइवल एंड डिपार्चर इंडिया में है ऐसा माना जाता है, मतलब आप रात को 11:58 पे आए और 12:02 को उड़ गए, 4 मिनट के लिए इंडिया में हो, तो भी आप 2 दिन इंडिया में रहे ऐसा मानते हैं, ठीक है। इंडिविजुअल कैन बी रेसिडेंट इन मोर देन 1 कंट्री, आप एक से ज्यादा कंट्री के रेसिडेंट हो सकते हो, बट सिटीजन आप सिर्फ एक ही कंट्री के हो सकते हो। और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन क्या होता है भैया? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन मतलब ऐसा आदमी जो खुद, उसके मम्मी पापा, उसके दादा दादी इंडिया में नहीं, अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए। क्या मैं पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हूं क्योंकि मेरा दादा यहां पैदा हुआ, ठीक है ना। अब एक इंसान है, एक इंसान है, नहीं नहीं अंकित, ठीक, ओके, अंकित के पापा जो है ये पैदा हुए थे बहामास में, और इनकी जो मम्मी है ये कहां पैदा हुई थी? ये पैदा हुई थी बाली में, बी फॉर बहामास, बी फॉर बाली, मेरे को बिल्कुल पता नहीं है कहा गया है, ठीक है। तो दोनों ना मम्मी पापा, अंकित पैदा हुआ इंडिया में, इंडिया में आगे प्यार हो गया उनको, शादी कर लिया उनने, अंकित नतीजा है, ठीक है। अंकित पैदा हुआ इंडिया में, बताओ क्या अंकित पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है? अरे पर इंडिया में पैदा हुआ ना वो, अरे सर इंडिया में नहीं पैदा होना है, अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा होना है। मतलब मैं इसलिए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन नहीं हूं क्योंकि मैं इंडिया में पैदा हुआ, मेरे दादा इंडिया में पैदा हुए अनडिवाइडेड वाले, इसलिए मैं इंडियन सिटीजन। सर पर अंकित को फिर मतलब, अरे पर अंकित तो अपने आप में इंडियन सिटीजन कहलाएगा ना भाई, समझा? यहां अपना रेसिडेंशियल स्टेटस खत्म हुआ, रेसिडेंशियल स्टेटस खत्म हुआ है। अब स्कोप ऑफ टोटल इनकम, अब ये कौन सी इनकम किस किस को टैक्सेबल है ये देख रहे हैं बेसिकली। तो पहले अपने को देखना है 2 टाइप की इनकम होती है, एक इंडियन इनकम, दूसरी फॉरेन इनकम। इसमें 2 इवेंट्स है, एक रिसीट ऑफ इनकम और दूसरा अक्रूवल ऑफ इनकम। रिसीट या अक्रूवल दोनों में से कुछ भी इंडिया में हुआ तो इंडियन इनकम है, और अगर दोनों की दोनों चीजें बाहर हुई है तो फॉरेन इनकम है। जैसे रिसीव्ड इन इंडिया, अक्रूड आउटसाइड इंडिया, इंडियन इनकम। रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया बट अक्रूड इन इंडिया, इंडियन इनकम है, ठीक है। रिसीट भी इंडिया के बाहर है, अक्रूवल भी इंडिया के बाहर है, तब जाके ये फॉरेन इनकम होती है, ठीक है, ओके। अब देखो यहां पे रेसिडेंट को इंडियन इनकम सबको टैक्सेबल, इंडिया के अंदर कोई भी आके पैसा कमाए, ऊपर से जादू भी क्यों ना आ जाए, पैसा कमाए सबको टैक्स लगता है। फॉरेन इनकम पे तो टैक्स लगने का सवाल ही नहीं है, बट इंडियन आदमी, अपने यहां का आदमी बाहर जाके पैसे कमा के आ रहा है तो उससे भी अपन टैक्स लगे क्योंकि आदमी अपने यहां का है, ठीक है ना। तो देखो इंडियन इनकम रेसिडेंट हो नॉन रेसिडेंट हो सबको टैक्सेबल है। फॉरेन इनकम ये रेसिडेंट को टैक्सेबल है, RNOR को टैक्सेबल, नॉन रेसिडेंट को टैक्सेबल नहीं है। सोचो ना आप कि फॉरेन इनकम नॉन रेसिडेंट को टैक्सेबल कैसे कर सकते हो? कोई बाहर का आदमी है, बाहर ही रहता है, अपने आता भी नहीं है, उसको टैक्स मांगोगे क्या? नहीं मांगोगे, मारेंगे तुमको। जैसे तुमको मान के चल लो, तुमको डोनाल्ड ट्रंप बोलता है मेरे को टैक्स दे, तुम दोगे क्या? अनपट्टा मारेंगे उसको अपन, ठीक है। ये तो नॉर्मल लोग के लिए, बट इंडिविजुअल HUF के अंदर 3 सेग्रीगेशन होते हैं, ठीक है। तो इंडियन इनकम सबको टैक्सेबल, इसको भी, इसको भी, इसको भी, ठीक है। फॉरेन इनकम ROR को तो सारी की सारी इनकम टैक्सेबल रहेगी, तो ऑब्वियस है ROR को फॉरेन इनकम, इंडियन फॉरेन इनकम भी टैक्सेबल रहेगी। नॉन रेसिडेंट को फॉरेन इनकम पे टैक्स लगाने का सवाल ही नहीं उठता। सबसे मजे वाला किस्सा ये है, ये वाला, RNOR को फॉरेन इनकम पे टैक्स नहीं लगता, RNOR को फॉरेन इनकम पे टैक्स नहीं लगता, RNOR। इसकी जो फॉरेन इनकम है इसके 2 पार्ट करो। पहला बिजनेस कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, और दूसरा प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया। ये 2 ऐसी फॉरेन इनकम है जो है तो फॉरेन बट इंडिया में टैक्सेबल है। अब बहुत सारे लोग हैं ना
बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया को बोलते सर ये इंडियन इनकम है। कैसे भाई? देखो बिजनेस का है इंडिया के बाहर, रशिया में बिजनेस है, मतलब इनकम अक्रू का हो रही है रशिया में। ऑब्वियस है कि इनकम अगर रशिया में अक्रू हो रही है तो रिसीव भी रशिया में ही होंगी। हाँ, अगर किसी क्वेश्चन में लिखा है कि रशिया में अक्रू हो रही है बट इंडिया में रिसीव हुई, वो तो इंडियन इनकम है इसलिए टैक्सेबल होगी, ठीक है। बट रशिया में बिजनेस है, इनकम अक्रू हो रही है रशिया में, सॉरी रिसीव भी हो रही है रशिया में, ठीक है, तो ये फॉरेन इनकम हो गई। बट क्योंकि वो बिजनेस इंडिया से कंट्रोल्ड है तो वो इंडियन सोर्स की इनकम है, और इंडियन सोर्स की इनकम RNOR को टैक्सेबल होती है, क्योंकि ये पूरा रेसिडेंट नहीं है ना पूरा नॉन रेसिडेंट है, बीच का है। तो बीच के को दो इनकम टैक्सेबल है, जो फॉरेन इनकम है, और बाकी फॉरेन इनकम सैलरी रेंट वगैरह वो नहीं है, सिर्फ ये दो ही फॉरेन इनकम पे टैक्स लगेगा। तो ये यहां पे लिखा है मैंने, गिवन ऑन द लेफ्ट साइड में क्या लिखा है? फॉलोइंग टू फॉरेन इनकम्स आर टैक्सेबल टू RNOR इवन इफ इट अक्रूज आउटसाइड इंडिया। बिजनेस जो इंडिया के बाहर है बट कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया है, और प्रोफेशन जो इंडिया में सेटअप है, बाकी कोई इनकम पे टैक्स नहीं लगेगा। ये हो गई बात, समझ में आ गया? ठीक है, तो दो बातें याद रखना है, इंडियन इनकम सबको टैक्सेबल, इंडियन इनकम सबको टैक्सेबल, और फॉरेन इनकम ROR को टैक्सेबल। ROR इंडिया के अंदर का आदमी ऊपर आसमान में, हवा में, नीचे पानी के अंदर कहीं जाके पैसा कमाया, साले से टैक्स देंगे अपन, ठीक है। अब इसके बाद आता है सेक्शन 9, ये इनकम डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया। सेक्शन 9, ये इनकम एक्चुअली इंडिया के बाहर अराइज हो रही है बट हम मान रहे हैं कि ये इंडिया में अराइज हुई है, इंडिया में अक्रू हुई है। सर क्यों मान रहे, क्या जरूरत है? ताकि उसको टैक्स कर दे। तो ये सेक्शन का रेलेवेंस सिर्फ नॉन रेसिडेंट के लिए। क्यों सर? रेसिडेंट, अबे रेसिडेंट को वैसे ही कोई भी इनकम पे टैक्स लगता है यार, ठीक है। तो इसके अंदर सेक्शन 9 में सबसे पहला पॉइंट है इनकम फ्रॉम बिजनेस कनेक्शंस इन इंडिया। अब इसका मतलब समझो पहले, ठीक है, और इसको एग्जाम के लिए क्या जरूरी है वो भी बताता हूं। अगर कोई नॉन रेसिडेंट है, अगर कोई नॉन रेसिडेंट है मतलब बाहर का आदमी है, उसको इनकम कहां अक्रू हो रही है? इंडिया के बाहर ही अक्रू हो रही है, बट उसका रीजन क्या है? उसका इंडिया में कोई बिजनेस कनेक्शन है, और इस बिजनेस कनेक्शन की वजह से इंडिया के बाहर इनकम अराइज हुई है। जैसे आप समझो अपने आप को, आप दुबई में रहते हो, ठीक है, आपको आपका इंडिया में कोई बिजनेस कनेक्शन है। बिजनेस कनेक्शन मतलब आपका एजेंट है, ठीक है, जो एजेंट आपको मदद करवा रहा है, जो एजेंट आपकी हेल्प कर रहा है इंडिया के बाहर इनकम अराइज करवाने में, ठीक है। अब इनकम एक्चुअल में हो का रही है आपको अराइज जहां आप रहते हो, दुबई में रहते हो, ठीक है। बट इंडियन सरकार बोलती है तुमको इनकम मिल तो बाहर रही है, पर इंडिया में जो आपका बिजनेस कनेक्शन है उसके वजह से मिल रही है ना। बोले हाँ, तो भैया इसको हम इंडिया में अक्रू हुआ ऐसा मानेंगे, और आप चाहे नॉन रेसिडेंट क्यों ना हो तो भी आपको इस पे टैक्स लग जाएगा, क्योंकि इंडिया में अक्रू हुआ मान लिया मतलब इंडियन इनकम है। अरे इंडिया में अक्रू हुआ ये माना ना, मतलब ये इंडियन इनकम हो गई। अब इंडियन इनकम है तो सबको टैक्सेबल, तो आप नॉन रेसिडेंट हो तो भी आपको टैक्सेबल है। तो एक्चुअल फैक्ट क्या है? इनकम अक्रू हो रही है इंडिया के बाहर। इनकम कहां अक्रू हो रही है? इंडिया के बाहर। बट किस वजह से हो रही है? बिकॉज ऑफ द बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया। तो वो इनकम इंडिया में अक्रू हुई ऐसा मानेंगे। देखो लिखा है इनकम ऑफ अ नॉन रेसिडेंट फ्रॉम बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया। बिजनेस कनेक्शन मतलब कोई भी बिजनेस एक्टिविटी जो आप अपने एजेंट के थ्रू इंडिया में कैरी आउट कर रहे हो। आप देखो, आप नॉन रेसिडेंट हो, आप इंडिया के बाहर रहते हो, बट आपका इंडिया में एक एजेंट छोड़े हुआ है, और उस एजेंट के थ्रू आप कोई भी बिजनेस एक्टिविटी कैरी आउट कर रहे हो, जिस एक्टिविटी की वजह से आपको इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर इनकम अक्रू हो रहा है। तो एक्चुअल में इनकम कहां अक्रू हो रहा है? इंडिया के बाहर। बट क्योंकि ये इनकम उस इंडिया के एजेंट की वजह से अक्रू हो रहा है, उस एक्टिविटी की वजह से अक्रू हो रहा है, तो बोलेंगे कि ये इनकम इंडिया में अक्रू हुआ ऐसा मानेंगे, और मान लिया तो इंडियन इनकम, और इंडियन इनकम तो सबको टैक्स है। समझे? बस इतना ही बिजनेस कनेक्शन पढ़ना, आगे का कुछ भी मत पढ़ना, ठीक है। एक और डायलॉग आता है कि सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस को भी बिजनेस कनेक्शन मानते हैं। सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस मतलब ये उन बिजनेस के लिए है जो डिजिटलाइज हो चुके हैं। जैसे इंडिया में उसका आदमी भी नहीं है, उसकी वेबसाइट इंडिया में चलती है, उसका ऐप इंडिया में चलता है, और आपका इकोनॉमिक प्रेजेंस है इंडिया में। आपका कोई बिजनेस एक्टिविटी कैरी आउट नहीं कर रहे हो आप इंडिया में, ना आपका कोई एजेंट है इंडिया में, बट आप अपनी वेबसाइट के थ्रू सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस है आपका इंडिया में, इंडिया से दबा के पैसे ले जा रहे हो। ये पहले भी आया था 2019 में, 20 में भी आया था, ये 19 में आया हुआ है, ठीक है। बट
इसको हटा दिया था इंस्टीट्यूट ने, क्योंकि है ना यहां पे लिखा था सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस मतलब अमाउंट, एग्रीगेट अमाउंट एज मे बी नोटिफाइड, नंबर ऑफ यूजर्स एज मे बी नोटिफाइड। अब ये लिमिट नोटिफाई कर दी गई है, इसलिए इस बार आपको डाला गया। ठीक है, तो क्या है, पहला बोलता है कि भैया आपका अगर 2 करोड़ के ऊपर के ट्रांजैक्शन हो रहे हैं इंडिया से, तो आपका इंडिया में सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस है। ठीक है, मतलब जो इंडियन यूजर्स आपकी वेबसाइट से ऑर्डर कर रहे हैं, सर कैसे पता चलेगा इंडियन यूजर्स कर रहे हैं? अरे इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी एड्रेस यूज करेंगे ना, तो इंडियन आईपी एड्रेस से अगर 2 करोड़ के ऊपर की शॉपिंग हो रही है या बिजनेस मिल रहा है आपको, तो आपका इंडिया में सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस है, और फिर ये 2 करोड़ के अमाउंट पे आपको टैक्स भरना पड़ेगा। ठीक है, मतलब जो भी इनकम निकल के आएगी। या फिर अगर आप ऐसे किसी बिजनेस में हो जहां पे आप डाउनलोड करवाते हो लोगों से, तो अगर 3 लाख से ज्यादा आपके यूजर्स हैं तो भी आपका सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस है। इसके डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, फाइनल के अंदर जब अपन इंटरनेशनल टैक्सेशन पढ़ेंगे इसमें घुस के जाएंगे। अभी अपने को याद रखना है, अगर सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस है तो बिजनेस कनेक्शन है, और अगर बिजनेस कनेक्शन है तो उससे होने वाली जो इनकम है वो इंडिया में अक्रू नहीं भी हुई, सॉरी इंडिया के बाहर अक्रू हुई है, तो भी उसको इंडिया में अक्रू हुई मानते हैं और उस पर टैक्स लगेगा। अब सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस कब होता है? जब ट्रांजैक्शन 2 करोड़ के ऊपर का हो रहा है, टोटल ट्रांजैक्शन सारे लोग का मिला के, या फिर 3 लाख से ज्यादा यूजर है। 2 करोड़ का ट्रांजैक्शन, 3 लाख के यूजर्स, समझा क्या? बस ये 2 चीजें याद रख लो, ज्यादा अंदर डिटेल में घुसने की जरूरत नहीं है। गॉट इट? दूसरा, प्रॉपर्टी आपकी इंडिया में है या कोई एसेट आपका इंडिया में, बट इसका सौदा बाहर हुआ। अरे पर प्रॉपर्टी तो इंडिया की थी ना, तो उससे होने वाली इनकम इंडिया में अक्रू हुई ऐसा मानेंगे और सबको टैक्स लगेगा। ठीक है, अरे इंडिया के अंदर की प्रॉपर्टी मैंने बाहर, देखो मैं बाहर रहता हूं, मेरी प्रॉपर्टी इंडिया में है, दुबई का एक आदमी है, वो बोले मेरे को इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना है, मैंने बोला मेरे को एक प्रॉपर्टी बेचनी है मेरी इंडिया में, हमने दुबई में सब कुछ कार्यक्रम करवा दिया, एग्रीमेंट सब वही हो गई, हम इंडिया आए भी नहीं है, प्रॉपर्टी दिखाई भी नहीं उसको, मैंने बहुत भरोसा था, बाहर के बाहर ही निपटा दिया, दोनों नॉन रेसिडेंट है, पर प्रॉपर्टी का है इंडिया में ना, तो प्रॉपर्टी पे होने वाला जो इनकम टैक्स है वो इंडिया का है, समझा? कैपिटल गेन फ्रॉम कैपिटल एसेट इन इंडिया, कैपिटल एसेट इंडिया में है। अब उससे रिलेटेड आपने एग्रीमेंट कहां करा, प्लेस कहां है जहां आपका एग्रीमेंट है, आप कहां रहते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एसेट इंडिया का है ना, तो इंडियन इनकम है। चौथा, वैसी इंडियन कंपनी है, इंडियन कंपनी ने डिविडेंड पे करा तो इंडियन इनकम है, चाहे वो डिविडेंड बाहर वाले को पे करे, जैसे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, ठीक है ना, उसने कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करा, कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर करा, तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर डिविडेंड लेने इंडिया में आएगा क्या? नहीं, उसको बाहर ही देंगे, पर टैक्स लगेगा। क्यों? क्योंकि डिविडेंड देने वाली कंपनी इंडिया की। मतलब बेसिकली आपको ये ध्यान में रखना है कि एसेट कहां का है, कंपनी कहां की, तो टैक्स भी उसी देश को मिलेगा। जैसे बाहर की कंपनी अपने को डिविडेंड दे रही ना, तो अपने को बाहर के देश में टैक्स भरना पड़ेगा। मेरी अगर कोई बैंकॉक सिंगापुर में जगह है, तो उससे बेच के अगर कोई इनकम हो रही है मेरे को, तो वहां का टैक्स मेरे को एप्लीकेबल है, यहां का नहीं, क्योंकि मैंने यहां सौदा करा। सौदा कहां कर रहे हो ये फर्क नहीं पड़ता, एसेट कहां है ये देखो, कंपनी कहां की, कंपनी इंडियन है, डिविडेंड दिया ना, हाँ तो इंडियन इनकम हो गई, वो डिविडेंड सबको टैक्सेबल है। ठीक है, अब तो डिविडेंड टैक्सेबल हो चुका है, पहले एग्जम्प्ट हुआ करता था, अब टैक्सेबल हो चुका है। वैसे ही अगर कोई फॉरेन कंपनी है और वो इंडिया के अंदर आदमी को डिविडेंड दे रही है, तो उस कंपनी में अक्रू हुआ ये मानेंगे, उस कंट्री में अक्रू हुआ मानेंगे, समझे? पांचवा, सम ऑफ मनी पेड बाय इंडियन टू नॉन रेसिडेंट, ये गिफ्ट वाला पॉइंट है, ये याद है आपको, मैंने शेख वाला एग्जांपल दिखाया था। अगर कोई, ये डेट याद रखना 05/07/2019 या उसके बाद, ठीक है, अगर कोई इंडियन है, अगर कोई इंडिया का रेसिडेंट है, ये रेसिडेंट किसी नॉन रेसिडेंट को गिफ्ट दे रहा है, किसी नॉन रेसिडेंट को गिफ्ट दे रहा है ग्रेटर देन 50,000, तो इस नॉन रेसिडेंट के हाथों में टैक्सेबल टू एनआर, नॉन रेसिडेंट के हाथों में इंडिया में अक्रू हुआ ऐसा मानेंगे। इसका मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था, नॉन रेसिडेंट ने एक जमीन बेचा, ठीक है, नॉन रेसिडेंट आदमी ने एक जमीन बेचा, 20 लाख रुपए कैश में लिए, सॉरी 20 लाख रुपए अकाउंट में लिए और 80 लाख रुपए कैश में लिया। अब ये 80 लाख इसको इंडिया के बाहर ले जाने थे, उसके देश में, वो ले जा नहीं सकता, कैश नहीं ले जा सकते आप फ्लाइट से इतनी, तो फिर इसने क्या करा, इसने एक इंडियन आदमी को कैश दिया,
इसने एक इंडियन आदमी को कैश दिया और बोला कि मेरे को एक काम कर, तू मेरे को ये बैंक में ट्रांसफर कर, मेरे बैंक अकाउंट में। तो कैश दिया वो तो दिख नहीं रहा है, अरे कैश दिया वो थोड़ी दिख रहा है, पर इंडियन आदमी ने इस नॉन रेसिडेंट को गिफ्ट दिया, ये दिख रहा है। तो इंडियन क्या करेगा, जैसे मैं क्या करूंगा, आप नॉन रेसिडेंट हो, आपने कोई 80 लाख पड़े, आप ले जा नहीं सकते, आपने मेरे को दे दिए कैश में, जो कि ट्रांजैक्शन अकाउंट के थ्रू नहीं दिखा क्योंकि कैश आया, बट अब ये मेरे को 80 लाख आपको वापस देने ना, तो सर आप भी हमको कैश दे दो। अभी कैश कैश थोड़ी खेलना है, आप कैश ले जा नहीं सकते, तो मेरे को आपको अकाउंट में देना है। तो मैं इंडिया का रेसिडेंट हूं, आप नॉन रेसिडेंट हो, अपने देश जाना चाहते हो, पर ये पैसा लेके तो आप मेरे को दोगे 80 लाख, मैं बोलूंगा भैया मैं इसका 20% लूंगा या 5% लूंगा या 10% लूंगा, जो भी रेट है, ठीक है, 5% लिया, 76 लाख मेरे को आपको वापस देना है। पर ऐसे थोड़ी दे सकते, किसी को भी पूछेंगे क्या नाम से दे रहे, तो मैंने बोला मैं गिफ्ट दे रहा हूं, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं। अब इस पे IFOS का सेक्शन 56(2)(10) लगता नहीं, तो फिर बोले हैं रेसिडेंशियल स्टेटस में बोला है कि भैया ये जो आप हो ना, आपको 76 लाख मिलेंगे ना, वो आपके हाथों में इंडिया में टैक्सेबल होंगे क्योंकि ये इंडिया में अक्रू हुआ, ऐसा मानते हैं। समझा? सैलरी कहां अक्रू होती है? जहां पे सर्विसेज दी गई है, ठीक है, सर्विसेज इंडिया में दी तो इंडिया में अक्रू हो रही है, इंडिया के बाहर दी तो इंडिया के बाहर अक्रू हो रही है। बट याद करो, फॉरेन डिप्लोमेट सर्विस कहां देते? इंडिया के बाहर देते। बट क्योंकि सैलरी उनको इंडियन गवर्नमेंट पे कर रही है, तो मानते हैं कि इंडिया के अंदर अक्रू हुआ है। तो जो फॉरेन डिप्लोमेट्स, फॉरेन एम्बेसडर्स, फॉरेन कॉन्सुलेट ऑफिसर्स होते हैं ना, उनकी सैलरी इवन इफ वो सर्विस इंडिया के बाहर दे रहे, वो इंडिया के अंदर अक्रू हुई, ऐसा मानते हैं। और साथ ही साथ ये 2 पॉइंट भी याद रखना कि उनको जो अलाउंसेस और परक्यूजिट्स देते हैं ना, वो 10(7) में एग्जम्प्ट होते हैं, ठीक है ना, ये बात याद रखना, इंपॉर्टेंट है बेटा। ओके, उसके बाद सेक्शन 7 वाला लास्ट पॉइंट खत्म हो जाएगा, इसके बाद रेसिडेंशियल स्टेटस, ठीक है। इंटरेस्ट, रॉयल्टी, फीस फॉर टेक्निकल सर्विस, इंटरेस्ट, रॉयल्टी और फीस फॉर टेक्निकल सर्विस डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया एंड टैक्सेबल टू नॉन रेसिडेंट। कब? देखो, ये इंटरेस्ट दे रहे हैं किसको? नॉन रेसिडेंट को। रॉयल्टी दे रहे हैं नॉन रेसिडेंट को। फीस दे रहे हैं टेक्निकल सर्विसेज के लिए नॉन रेसिडेंट को। तो देने वाला छोड़ दो, ये जो पे करने वाला है ना, ये पेयर छोड़ दो। जिसको पे कर रहे हो आप, पेई, जिसको पे कर रहे हो, ये आदमी नॉन रेसिडेंट है, ठीक है। ये अपन इसको पे क्या कर रहे हैं? अपन एक तो इसको पे कर रहे हैं इंटरेस्ट, या अपन इसको पे कर रहे हैं रॉयल्टी, या अपन इसको पे कर रहे हैं फीस फॉर टेक्निकल सर्विस। क्यों पे कर रहे हैं अपन इसको रॉयल्टी? क्यों अपन इसको इंटरेस्ट पे कर रहे हैं? मैं प्रणव चांडक, इंडिया का रेसिडेंट, मैं किसी नॉन रेसिडेंट को इंटरेस्ट क्यों पे करूंगा? अरे सर, हो सकता है ना उससे आपने लोन लिया होगा अपने बिजनेस के लिए, ठीक है। तो अब समझो एक बात को, ये आदमी कौन है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नॉन रेसिडेंट है, ये रेसिडेंट है, या ये जो भी है पेयर है, पेयर है, ये क्या पे कर रहा है? क्या पे कर रहा है? इंटरेस्ट, रॉयल्टी या फीस फॉर टेक्निकल सर्विस। क्यों? क्योंकि हो सकता है ये नॉन रेसिडेंट ने इस आदमी को लोन दिया होगा, या कुछ पेटेंट दिया होगा, या कुछ टेक्निकल सर्विसेज दी होंगी, आया ना। तो अब सवाल यह है कि क्या ये इंटरेस्ट, रॉयल्टी या फीस फॉर टेक्निकल सर्विस इस नॉन रेसिडेंट के हाथों में टैक्सेबल होगा या नहीं होगा? तो जवाब यह है कि ये जो लोन से आ रहा पैसा है ना, वो कहां के बिजनेस में यूज कर रहे हो आप? मैंने आपको रेगुलर क्लास में भी ऐसे ही पढ़ाया था। अगर बिजनेस इंडिया का है, मतलब बिजनेस इंडिया का है, तो ये इंटरेस्ट, रॉयल्टी, फीस फॉर टेक्निकल सर्विस नॉन रेसिडेंट के हाथों में टैक्सेबल हो जाएगी, चाहे नॉन रेसिडेंट लेने वाला हो, चाहे नॉन रेसिडेंट लेने वाला हो। छोड़ दो इसको, रेसिडेंट हो नॉन रेसिडेंट हो, छोड़ दो। ध्यान रखो ये बात। देखो, एक रेसिडेंट है, इसने नॉन रेसिडेंट को दिया, क्या दिया इसने? नॉन रेसिडेंट को इंटरेस्ट दिया, क्योंकि इस नॉन रेसिडेंट ने इसको लोन दिया था। तो अब आपको क्या देखना है, ये जो रेसिडेंट है, ये लोन को कहां के बिजनेस के लिए यूज कर रहा है। अगर ये लोन को इंडिया के बिजनेस के लिए यूज करा, तो इस लोन पे जो इंटरेस्ट दे रहे हैं ना, ये नॉन रेसिडेंट को टैक्सेबल हो जाएगा। और ये अगर आउटसाइड इंडिया के बिजनेस के लिए यूज करा तो नॉट टैक्सेबल रहेगा। समझा? अरे ये मैंने बताया था, एक राशिद खान वाला क्वेश्चन भी करवाया था तुमको एक। तो ये फर्क नहीं पड़ता कि देने वाला कौन है। देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे रही है, हमेशा टैक्सेबल रहेगा नॉन रेसिडेंट को। सवाल क्या है, देखो
यहां पे मिल किसको रहा है इंटरेस्ट, ये नॉन रेसिडेंट। यहां पे बात चल रही है टैक्सेबिलिटी नॉन रेसिडेंट के हाथ की, तो नॉन रेसिडेंट को टैक्सेबल रहेगा कि नहीं रहेगा ये देखना है आपने। तो नॉन रेसिडेंट को इंटरेस्ट रॉयल्टी टेक्निकल फीस फॉर टेक्निकल सर्विस तब टैक्सेबल रहेगा जब उसका लोन या उसका पेटेंट या उसकी टेक्निकल सर्विसेज इंडिया के बिजनेस के लिए यूज कर रहे हैं। अगर इंडिया के बाहर के बिजनेस के लिए यूज कर रहे हैं तो टैक्सेबल नहीं रहेगा। इतना अगर ध्यान में आ चुका है तो ये बाकी अंदर की चीजें पढ़ने की कुछ भी जरूरत नहीं है, ठीक है। और एक नोट दे रखा है, ये पढ़ लेना आप, अंदर से पूरा वही दे रखा है। नोट दे रखा है कि भैया जो सिनेमाटोग्राफिक फिल्म्स है, मूवीज है, उसके लिए जो राइट्स बेचे जाते हैं, जिसके पैसे मिलते हैं अपने को डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, एग्जीबिशन के लिए, तो उसको रॉयल्टी बोलते हैं, उसको रॉयल्टी कहते हैं, ठीक है। और एक और सवाल आता है कि रिसीट मतलब क्या होता है। सबसे नीचे वाले लास्ट लाइन में दे रखा है यहाँ पे, रिसीट मतलब क्या होता है। रिसीट मतलब पहली पहली बार जब पैसा किसी को मिलता है, समझे क्या। देखो एक बार पैसा मेरे को मिल गया, मैं रहता हूं अमेरिका में, मेरे को अमेरिका में सैलरी मिल गई, तो रिसीव्ड इन अमेरिका हो गया। अब फिर वो पैसा मैंने मेरे पापा को ट्रांसफर करा आधा इंडिया के अंदर, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझा क्या। रिसीट पे टैक्सेबिलिटी निकलती है, रेमिटेंस पे नहीं, ठीक है। इसका अपन ने शर्मा जी के बच्चे का एग्जांपल दिया था। शर्मा जी का बच्चा यूएस में रहता है, वहां से शर्मा जी को पैसा भेजता है, तो शर्मा जी के हाथ में वो टैक्सेबल नहीं रहेगा क्योंकि वो शर्मा जी की इनकम नहीं है, उसके बेटे की इनकम है, समझा। रेमिटेंस इज नॉट टैक्सेबल, रिसीट इज टैक्सेबल एंड नॉट द रेमिटेंस। रिसीट मतलब जब पहली बार पैसा मिल रहा है। सर पर शर्मा जी को तो पहली बार मिल रहा है, अबे वो पैसा शर्मा जी की इनकम थोड़ी है, रेमिटेंस है। तो दो चीजें याद रखना, रिसीट मतलब जब पहली बार पैसा मिल रहा है एज एन इनकम, और रेमिटेंस इज नॉट टैक्सेबल, ठीक है। इसके बाद में एक और चीज अपन ने क्वेश्चन में देखी थी, जो मास्टर क्वेश्चन कराऊंगा, किसी ने तो याद होगा, तो पास्ट अनटैक्स फॉरेन इनकम, ठीक है। पहली चीज याद रखना, पास्ट अनटैक्स्ड फॉरेन इनकम, ठीक है। ये स्कोप ऑफ टोटल इनकम के क्वेश्चन में आता है, नॉट टैक्सेबल टू एनीवन, किसी को भी टैक्सेबल नहीं होता। पास्ट, अरे पिछले सालों की इनकम है, इस साल काय को टैक्स लगाओगे, पिछले साल लग चुका होगा, और नहीं भी लग चुका होगा तो हमको अभी चिंता नहीं करना है, अभी की बात छोड़ो भैया। इट इज नॉट टैक्सेबल टू एनीवन। एनीवन मतलब नाइदर टू आरओआर, नॉट टू आरएनओआर, नाइदर टू एनआर, ठीक है। अब किसी को भी नहीं, किसी को भी नहीं लगता। अब इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं। स्कोप ऑफ टोटल इनकम में आपको है ना ये दे देंगे 12-15 आइटम्स, जो एक मास्टर क्वेश्चन करवाया था उसको भी मैं डाल दूंगा चैनल पे। मतलब दो चीजें आएंगी, एक बेसिक आएगा आज, एक रेसिडेंशियल आएगा, लगभग दोनों मिलके मैं उसको पहले ही 2x पे देखना शुरुआत से ही, और वो देख के खत्म कर देना उसको, ठीक है। अब सुनो, आपको क्वेश्चन किस तरीके से आता है। इस पे क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि भैया कोई आदमी है, ठीक है, मिस्टर राम है, मिस्टर राम को 3 अलग अलग टाइप की इनकम मिल रही है, या 10 अलग अलग इनकम्स दे रखी है। आपको क्वेश्चन में 5 to 6 इनकम्स रहेंगी, ठीक है। और आपको बोलेंगे बताओ राम का टोटल इनकम क्या है, इफ ही इज आरओआर, इफ ही इज आरएनओआर, इफ ही इज एनआर, अपन ने जो क्वेश्चन में कर रखा है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, बेसिकली पहले ये इनकम को देखना है, ये कौन सी इनकम है, ठीक है। राम के बारे में मत सोचो कि वो आरओआर रहेगा कैसे, आरएनओआर या एनआर कैसे रहेगा। बच्चे गलती क्या करते, सर एक आदमी राम ही है, वो आरओआर, आरएनओआर भी, एनआर भी, ऐसे कैसे हो गए। अरे पागल हो क्या तुम, वो उसका रेसिडेंशियल स्टेटस नहीं पूछ रहे तुमको। आपको इनकम की टाइप देखना है पहले कि कौन सी इनकम है वो। जैसे हो सकता है कि वो इंडियन इनकम रहे, अब कोई इंडियन इनकम रही तो वो इसको भी टैक्सेबल, इसको भी टैक्सेबल, इसको भी टैक्सेबल, बराबर, हाँ कि ना। तो आपको ये जो 5-6 इनकम दी रहेंगी ना क्वेश्चन में, उसका नेचर देखना है पहले। इंडियन इनकम रही सबको टैक्सेबल, फॉरेन इनकम रही तो इसको टैक्सेबल, इसको नहीं टैक्सेबल, इसको नहीं टैक्सेबल। अगर बिजनेस कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया वाली इनकम रही तो वो इनकम फॉरेन इनकम होती है, तो इसको तो हमेशा ही टैक्सेबल रहेगी, इसको नहीं रहेगी, इसको रहेगी, आरएनओआर को रहेगी, समझा ना। अब आधे लोग क्या करते हैं मालूम है आपको, क्वेश्चन में दिया रहता कि बिजनेस कहां है, इन रशिया,
बिजनेस इन रशिया कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया। अब ये कौन सी इनकम हो गई? ये पहले इनकम कौन सी होगी बिजनेस रशिया में? तो ये इनकम फॉरेन इनकम हो गई, क्योंकि अक्रूड इन रशिया, रिसीव्ड इन रशिया। सर कहां लिखा है रिसीव्ड इन रशिया? अबे झंडू हो गया तुम? इंडिया में धंधा है आपका तो क्या इनकम तुमको चाइना में मिलती क्या? इंडिया में मिलती ना सर, पर हो सकता है अबे इंडिया, अगर रिसीव्ड इन इंडिया रहती थी तो लिखते थे, ठीक है ना? उनने नहीं लिखा है, इतना ही लिखा है। मतलब क्या है कि इनकम फॉरेन इनकम है, तो फॉरेन इनकम आरओआर को टैक्सेबल तो होती है, आरओआर को तो टैक्सेबल रहेगी, नॉन रेसिडेंट को टैक्सेबल नहीं रहती है, आरएनओआर को रहती है, क्योंकि ये इनकम इंडिया से कंट्रोल, ठीक है? होना ऐसा चाहिए। बट बच्चे क्या सोचते हैं भी बताऊं मैं आपको? बच्चे सोचते हैं कि ये कंट्रोल फ्रॉम इंडिया है ना, तो ये इंडियन इनकम है। बच्चे ऐसा सोचते हैं कि ये इंडियन इनकम, फिर इंडियन इनकम सबको टैक्सेबल, इनको भी, इसको भी, इसको भी। फिर उसको क्या लगता है कि यार ये एक ही गलत हो गया मेरा, ये एक ही गलत हो गया मेरा, क्योंकि देखो ना ऊपर ये सेम है, आरएनओआर माना तो भी सेम है, समझ रहे हो? उसको बोलता है ये यहां गलत हो गया। कितने देख लेना टेलीग्राम पे मुंह उठा के लोग ऐसे पूछ रहे। नहीं, मेरे से पढ़े हुए लोग यही करते ना। दिक्कत वो है क्योंकि क्लास में होता है तब समझते नहीं बात, ठीक है? हाँ, तो अभी यहां पे रेसिडेंशियल स्टेटस खत्म हो गया। आप क्या करो, बेसिक रेसिडेंशियल के क्वेश्चन बैंक खत्म कर दो, ठीक है? हाँ। ये जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे थे समझ में आया तो भैया जिसने लाइक नहीं करा लाइक कर देना। अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसने वीडियोस सब्सक्राइब नहीं कर रखा है चैनल को, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उम्मीद करता हूं मजा आया होगा, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए।